चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ वाले कंसेप्ट को हम फुल डिटेल में पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको क्लियर करके दे देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ, है ना, लघुत्तम समापवर्तम, है ना, लघुत्तम समापवर्तम ल स म बोलते हैं इसे, और महत्तम समापवर्तम म स बोलते हैं, महत्तम समापवर्तम। तो मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पूरा पढ़ा कर देने वाला हूं। तो इस वीडियो में सबसे पहली बात तो हम यही करेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला निकाला जाता है, एलसीएम को निकालने का बेस्ट तरीका क्या है और एचसीएफ को निकालने का बेस्ट तरीका क्या है। तो पहले तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये बात मैं आपको पूरी समझाऊंगा। फिर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि इन संख्याओं का एलसीएम निकालो, इन संख्या का एचसीएफ निकालो। इस तरह के एलसीएम एलसीएफ से जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो सारा मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, सबसे पहले मैं आपको एलसीएम के बारे में पढ़ाऊंगा बच्चों कि आखिर एलसीएम होता क्या है। चलिए बच्चों, तो हम देख लेते हैं एक्चुअल में एलसीएम होता क्या है, इस चीज को अपन समझ लेते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ एलसीएम का सही मीनिंग क्या होता है। एल सी एम, सबसे पहले मैं आपको क्लियर एलसीएम का आइडिया दूंगा, एलसीएम होता क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, एलसीएम निकाला क्या जाता है। फिर एचसीएफ समझाऊंगा, एचसीएफ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, फिर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उसको समझेंगे। फिर एलसीएम एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चन सब करेंगे। क्लियर। तो आइए, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब, एल का मतलब होता है बच्चों लिस्ट, सी का मतलब होता है बच्चों कॉमन, है ना, और एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीपल। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तम, समापवर्त्य, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है ना, लघुत्तम समापवर्त्य, इस तरह से इसे पढ़ा जाता है, लघुत्तम समापवर्तम। एलसीएम मतलब लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लिस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणज। मल्टीपल का सही मतलब क्या होता है बच्चों, गुणज, है ना। क्या होता है उस चीज को मैं आपको समझा के देता हूं। चलिए आइए अपन देखते हैं। जैसे कि हमसे बोला जाए कि 6 और 8 का एलसीएम क्या है, 6 और 8 का एलसीएम क्या है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो हम किस तरह से इस बात को समझेंगे, हमें सबसे पहले 6 के मल्टीपल लिखने। मल्टीपल का मतलब गुणज, गुणज मतलब 6 की टेबल, है ना, जो संख्या 6 से कटती जाती है वो 6 की क्या कहलाती है, गुणज। तो गुणज का एक्चुअल मीनिंग होता है उसका पहाड़ा। मैं बोलूं 6 के मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल 6, फिर 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे का 30, छतंग 36, ऐसे करते करते आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक जा सकते हैं। ये होंगे 6 के मल्टीपल। 8 के मल्टीपल बच्चों, तो 8 का पहला मल्टीपल 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे, है ना 40, 8 छंग 48, है ना, 8 छंग 48। देखो 6 इंटू 6 36, छतंग 36, 6 सत्तो 42 और 6 अठो 48। थोड़ा सा और आगे में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत है थोड़ी सी और। क्लियर है क्या। तो ये हुए 6 के मल्टीपल, ये होते हैं 8 के मल्टीपल। आप बोलोगे सर ऐसे कहां तक लिख सकते हैं, तो बच्चों ऐसे तो हम कहां तक लिख सकते हैं, अनंत तक। 6 का पहाड़ा बोलते जाओ, 6 6 6 6 6 6 जोड़ते चले जाओ। तो जो गुणज होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज जो होते हैं बच्चों अनंत होते हैं। तो मैंने 6 के गुणज लिखे, मैंने 8 के गुणज लिखे, कहां तक लिखने ये आप भी आपको समझना जरूरी नहीं है, हम तो सिर्फ डेफिनेशन समझ रहे हैं। अब यहां से मैं एल सी एम निकालने की कोशिश करता हूं, 6 और 8 का एलसीएम निकालने की कोशिश करता हूं। तो मुझे क्या बोला है, मल्टीपल लेने हैं, ये लो मैंने सब मल्टीपल लेने हैं, मल्टीपल हम ले चुके। अब कौन से मल्टीपल लेने हैं, कॉमन। 6 और 8 का एलसीएम पूछा है, अर्थात 6 और 8 में जो कॉमन है मल्टीपल वो देखो। तो 6 और 8 में क्या क्या चीज कॉमन है जरा ध्यान से देखना। 24 यहां भी है, 24 यहां भी है, तो दोनों में 24 कॉमन है। और देखो और क्या कॉमन है, 48 यहां भी कॉमन है, 48 यहां भी कॉमन है। और देखो और कुछ कॉमन है नहीं। तो मैंने मल्टीपल ले लिए, मैंने कॉमन ले लिए। अब क्या लेना, लिस्ट, छोटे से छोटा मल्टीपल लेना है। तो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है। अब हमारे पास दो कॉमन मिले, तो 24 और एक 48, तो हमें कौन सा वाला लेना है, छोटा वाला। तो इसका एलसीएम होगा, लिस्ट भी लेना है, कॉमन भी लेना है, मल्टीपल भी लेना है। तो इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है बच्चों, 24, अर्थात इसका एलसीएम कितना है, 24।
एलसीएम का मीनिंग मैंने आपको समझाया कि एलसीएम का एक्चुअल मीनिंग होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दी गई संख्या के मल्टीपल लिखने हैं, उसमें से कॉमन लेना है और कॉमन में से भी कौन सा लेना है, छोटा वाला लेना है। चलिए इस बात को और समझाने की कोशिश करता हूं मैं, और एक बार और ट्राई करता हूं मैं। आ जाइए, जैसे आपसे बोला जाए कि 12 और 16 का एलसीएम निकालो, तो 12 और 16 का एलसीएम मतलब क्या होता है समझते हैं बच्चों। 12 और 16 का एलसीएम निकालने की बोले तो इस तरह से नहीं निकालेंगे, ये तो बस हम समझ रहे हैं कि एलसीएम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो हम सबसे पहले गुणज लिख देते हैं। तो 12 के गुणज लिखो, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 के 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ऐसे अनंत तक जाएंगे। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 के 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80 और 16 छंग 96, ऐसे अपन आगे तक जाएंगे ना। 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। क्लियर है क्या? अनंत तक हम जाएंगे। अब हमें क्या लेना है बच्चों, एलसीएम, मतलब मल्टीपल लेने हैं, हमने ले लिए। उसमें भी कौन सा लेना है, कॉमन। तो देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, 48, 48, 96 और 96। तो दो चीज कॉमन दिखी, 48 और 96। अब हमें कौन सा लेना है, लिस्ट। तो इन दोनों 48 और 96 में से लिस्ट मतलब छोटा कौन है, 48, अर्थात इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों, 48। तो एलसीएम का सही मीनिंग आप समझ गए होंगे। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल, उसी को क्या कहते हैं, एलसीएम। ये तो थी बच्चों एलसीएम की डेफिनेशन। एलसीएम होता क्या है मैंने आपको समझाया है, लेकिन एलसीएम ऐसे आप एग्जाम में निकालना मत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एलसीएम के बारे में और क्या समझाने में आपको जा रहा हूं उस चीज को भी अपन समझते हैं। चलिए बच्चों, तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, एलसीएम के बारे में क्या बातें हमें याद रखनी, तो जरा ध्यान से सुनिए। पहली लाइन पढ़े आप लोग, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात इसका कहने का मतलब है, जैसे कि आपसे बोला गया था कि 6, 12, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालो, तो 6, 8, 12 का एलसीएम निकालना है। अर्थात आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो 6 से भी विभाजित हो, जो 8 से भी विभाजित हो और जो 12 से भी विभाजित हो। तो 6, 8 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या 24 होती है, 48 होती है, 72 होती है। तो ये सब एलसीएम हो गए, लेकिन हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी से छोटी, ये होगा मेन एलसीएम। बात समझ में आ गई? तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब ये 24 6 से भी विभाजित हो जाती है, 24 8 से भी विभाजित हो जाती है, 24 12 से भी विभाजित हो जाती है। तो ये पहली डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात क्या है बच्चों, जरा ध्यान से पढ़े, एलसीएम विभाजित होने वाला होता है। अर्थात एलसीएम जो होता है वो डिविजिबल होता है। क्लियर है ना? जैसे अभी मैंने बोला 6, 8, 12 का एलसीएम, तो आपने एक ऐसी संख्या लिखी है जो 6 से भी विभाजित हो जाए, जो 8 से भी विभाजित हो जाए और जो 12 से भी विभाजित हो जाए। अर्थात एक्चुअल में एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, विभाजित होने वाला, डिविजिबल होता है। ये क्लियर है, डिविडेंट होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट आप पढ़े, एलसीएम दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या या उसका मल्टीपल होती है। बात समझ में आ गई? एलसीएम दी गई संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है ना, या तो वही एलसीएम होगी या फिर उसका मल्टीपल होगी। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? नहीं हो रही होगी शायद। आप बोलोगे सर सबसे बड़ी संख्या कहाँ, आप तो सबसे छोटी संख्या बोल रहे हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी अलग है, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो 3 है, 6 है, 12 है, मैंने पूछा कि इनका एलसीएम बताओ, तो इनका एलसीएम क्या होगा, दी गई संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है वो एलसीएम हो सकती है। वैसे तो ये छोटी से छोटी संख्या है, 3, 6, 12 से कटने वाली वैसे तो छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन एलसीएम जो होती है वो दी गई संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है, या तो वो हो सकती है, या फिर मान लो ये दे रखी 6, 8, 12। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका एलसीएम बताओ, तो दी गई संख्या में से जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो एलसीएम हो सकती है, और अगर वो नहीं होगी तो फिर उसके मल्टीपल, उसके गुणज होगी। अब जैसे सबसे बड़ी संख्या 12 है,
तो अब 12 इसका एलसीएम नहीं है, क्योंकि 12 8 से नहीं कटता है, तो फिर 12 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या, और अगर वो नहीं होगी तो उसके मल्टीपल। तो 12 का अगला मल्टीपल क्या है, 24। तो देखो 24 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो डेफिनेटली एलसीएम क्या है, 24। क्या ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें बच्चे बहुत दिक्कत देते हैं कि सर बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है आप, तो जबकि छोटी से छोटी संख्या होती। तो आप मेरे कहने का मतलब तो समझ गए होंगे ना बच्चों, आराम से आप इस बात को समझ गए होंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 4 8 और अपन ले लेते हैं, जैसे कि है ना 12 ले लेते हैं, 4 6 12 ले लेते हैं, 4 8 12 ले लेते हैं, ठीक है, 4 8 12। तो एलसीएम क्या होगी, दी गई संख्या से, है ना, अच्छा चलो 9 ले लेते हैं, तब जाके ज्यादा समझ में आएगा। 4 9 12 ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगी, अर्थात इसका एलसीएम क्या होगा, 12। अगर एलसीएम ये नहीं होगी तो फिर इसके मल्टीपल होगी। तो अब देखो 12 इसका एलसीएम नहीं है, क्योंकि 12 9 से नहीं कटता है, तो फिर क्या होगी, तो फिर 12 के मल्टीपल होगी। तो 12 का अगला मल्टीपल 24, लेकिन 24 भी 9 से नहीं कटता, अर्थात ये भी एलसीएम नहीं होगी। तो 12 का अगला मल्टीपल 36। अब 36 4 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, अर्थात इसका एलसीएम क्या है, 36। तो एलसीएम या तो दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या होगी, नहीं तो उसका मल्टीपल होगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि तीनों डेफिनेशन आपको, तीनों बातें जो एलसीएम के बारे में वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इससे आगे की बातें करते हैं। चले बच्चों, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। आप सीधा से एक बात याद रखना, एलसीएम विभाजित होने वाला होता है, अर्थात वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत सारे टीचर इसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक सिंपल सा शब्द है एलसीएम विभाजित होने वाला। अर्थात एलसीएम वह चीज होती है जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित, है ना, एक्स वाई जेड संख्या दी गई है तो इन एक्स वाई जेड संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित, उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, एलसीएम कहते हैं। अब एलसीएम निकलता कैसे है, आइए इस बात को समझते अपन, है ना। एलसीएम निकालने की विधि समझते हैं। तो एलसीएम निकालने की बच्चों आप दो तरह की विधि ध्यान रखें, एक तो होता है बच्चों भाग विधि, और एक होता है बच्चों गुणनखंड विधि। एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि, और तीसरी अपनी ट्रिक होगी बच्चों, एक और ट्रिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, गुणनखंड विधि, भाग विधि, है ना, और ट्रिक अपनी। तो अपन आइए सबसे पहले अपन देख लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अपनों को एलसीएम निकालना है किसका बच्चों, 12 15 और 18 का एलसीएम निकालो, ये हमारा क्वेश्चन है। 12 15 और 18 का क्या निकालो, एलसीएम। तो मैं पहला तरीका लगाऊंगा, और पहला तरीका कौन सा आपको सबको पता है, भाग विधि। तो भाग विधि कैसे लगाएंगे बच्चों, इस तरह से लाइन खींचना, है ना, मैं भाग विधि पढ़ा रहा हूं, यहाँ 12, यहाँ 15 और यहाँ 18, इस तरह से लिख लेना। पहला तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, कौन सी विधि, भाग विधि। क्लियर, चले। तो भाग विधि में जिनका भी एलसीएम निकालना, इस तरह से लाइन खींच के लिख लेना, 12 15 18। अब इनको कैंसिल करना स्टार्ट करना। अब इनको किससे कैंसिल करोगे, तो बच्चों इनको अभाज्य संख्या से कैंसिल करना। अभाज्य संख्या मतलब सबसे पहले 2 से कैंसिल करना, फिर 2 से कैंसिल होना बंद हो जाए तो 2 के बाद अगली अभाज्य क्या होगी बच्चों, 4। गलत बोल रहा हूं मैं, 4 अभाज्य नहीं होगी, 4 तो क्या है, भाज्य। और 4 से नहीं काटना है, क्योंकि 4 से कटना होता तो 2 से ऑलरेडी कट जाती है। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटना बंद हो जाए तो 3 से सोचेंगे, 3 के बाद अपन सोचेंगे बच्चों 5 से, 5 के बाद अपन 7 से, 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से, इस तरह से अपनों को आगे बढ़ना है। तो अभाज्य संख्याओं से काटते हुए स्टार्ट करना है, और अभी आपको समझने के लिए आपको क्रम से काटते हुए चलना, 2 3 5 इस तरह से आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 छंग 12, जो कैंसिल नहीं हो बच्चों वो ऐसा कैसा लिख देंगे, और 2 नम 18। अब बताओ, अब भी क्या 2 से कटेगी क्या, आप बोलोगे नहीं 2 से नहीं कटेगी। तो अब 2 से नहीं कटेगी तो बच्चों किसकी बारी, बच्चों 3 की। 3 दूनी 6, तीनों पंजे 15, 3 तिया 9, है ना। अच्छा बच्चों 2 से कट रही थी तो 2 से काट दे पहले, है ना, 2 से कट रही है ना, ठीक है। 2 से कितनी बार, 2 तिया 6, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, क्लियर। अब किसकी बारी बच्चों, 3 की। 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, 3 तिया 9, फिर किसकी बारी, फिर 3 की। तो ये एक खत्म हो चुका, कट चुका है,
ये नहीं कट रहा, ऐसे कैसे, 3 एकम 3। अब बच्चों किसकी बारी, 5 की, तो ये 1 और 5 एकम 5। कब तक काटना है, जब तक 1 ना आ जाए। क्लियर। तो ये भाग विधि से हमारा एलसीएम आ चुका है। एलसीएम क्या बनेगा बच्चों, याद है, इन सबका मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही हमारा एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60 और 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 180। ये इसका एलसीएम हुआ। तो एलसीएम निकालने की पहली विधि होती है बच्चों भाग विधि। क्या आपको अच्छे से समझ में आया। एलसीएम निकालने की दो विधि है नॉर्मल, भाग विधि, गुणनखंड विधि। मैंने भाग विधि आपको समझा दी, अब मैं दूसरी विधि आपको समझाने जा रहा हूं, गुणनखंड विधि। क्लियर। चला आगे बढ़ते अपन गुणनखंड विधि को भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, दूसरी जो है हमारी विधि वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, हमको 12 के गुणनखंड लिखने। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 ती 12, अर्थात मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 और 3 की घात 1। क्लियर। इसी तरह फिर 15 है, 15 के भी गुणनखंड लिखने, तो तीनों पंजे 15, यानी कि 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसी तरह 18 के गुणनखंड लिखने हैं, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, अर्थात 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1। इस तरह से सबसे पहले हमें गुणनखंड कर लेने हैं। अब गुणनखंड करने के बाद हमें निकालना है LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जरा ध्यान से समझे, गुणनखंड विधि में क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेना, सारे फैक्टर्स लेना है। इसका तरीका समझे, हर टीचर का अपना अपना बोलने का तरीका होता है, मेरा एक अलग तरीका है, जरा ध्यान दे। सारे फैक्टर्स लेना है, अर्थात इनमें जो जो फैक्टर्स दिख रहे हैं, जो जो गुणनखंड दिख रहे हैं, वो सारे लेना है। तो बताओ क्या क्या गुणनखंड दिख रहा है। एक तो 2 नाम की चीज दिख रही है, एक 3 नाम की चीज दिख रही है, एक 5 नाम की चीज दिख रही है, इन्हीं को बोलते हैं गुणनखंड। सारे गुणनखंड लेना है और मैक्सिमम पावर के साथ लेना है, मैक्सिमम। तो चलो 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ है, या 2 की पावर 1 है, या 2 की पावर कितनी है, 2, तो मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लेना है। और 5 की मैक्सिमम पावर बस 1 है, यहाँ पे लेना है। तो एलसीएम में सारे फैक्टर, सारे गुणनखंड लेना है और मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर 5 सिर्फ इसमें है तो 5 नहीं लेंगे, वो बच्चे एचसीएफ का कंसेप्ट है। यहाँ तो सारे फैक्टर्स लेना, चाहे वो कहीं कॉमन मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, तो सारे फैक्टर्स लेना है और मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। तो इसका आंसर बन जाएगा 2 की घात 2 4, 3 की घात 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 की घात 1 मतलब 5 होगा, चारों पंजे 20 और 20 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 180। ये हो गई आपकी गुणनखंड विधि। तो मेरे हिसाब से एलसीएम लेने के दो तरीके मैंने आपको बताया। पहला मैंने आपको बताया भाग विधि, किस तरह से भाग करना मैंने बताया। दूसरा मैंने आपको बताया गुणनखंड विधि, किस तरह से गुणनखंड करने ही मैंने आपको समझाया। अब तीसरी मैं ट्रिक पढ़ाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से ट्रिक को भी समझे। चले बच्चों, जो तीसरी ट्रिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आपको दो तरीके तो याद रखने हैं, साथ में आपको मेरी ये ट्रिक भी याद रखनी है कि एलसीएम निकालने की एक बेहतरीन ट्रिक है। लेकिन बच्चों, आप इस ट्रिक को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप मुझसे बोलेंगे सर हमारे लिए तो भाग विधि अच्छी है, हम तो बचपन से ही एलसीएम ऐसे करके निकालते आ रहे हैं, तो ये ट्रिक हमें समझ में नहीं आ रही है, हम ट्रिक से नहीं करेंगे। बच्चों ये आपका कहना होगा, आप इतनी जल्दी इस ट्रिक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास करो एक बेहतरीन ट्रिक है एलसीएम निकालने की। आपको थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप समझ गए तो फिर आपको एलसीएम निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और मजेदार भी हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए क्या है ट्रिक। मैं जानता हूं आप इतनी जल्दी एग्री नहीं करेंगे मेरे साथ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए, चैनल मेरा है, मेरी मर्जी पड़ेगी वो मैं पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ गई, आपको पढ़ना है पढ़िए। क्लियर है क्या, आइए समझ लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम, कभी भी किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने का बोले, 12 15 18 का एलसीएम निकालो, तो देखो जो एलसीएम है ना, एलसीएम वो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या होती है या फिर उसके मल्टीपल होती है। ये बात आपको अच्छे से पता है, क्यों, क्योंकि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या ही हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती। मान लो जैसे कि इसका एलसीएम 16 है, तब 16, मान लो इससे छोटी कोई चीज ले लो, इससे छोटी मान लो 12 ले लो, 15 ले लो,
तो 15 ना तो इससे कटेगा ना इससे कटेगा, मतलब अगर संख्या को 18 से कटाना है तो मिनिमम 18 तो चाहिए ही चाहिए या उससे बड़ी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो जो एलसीएम होगा वो दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या होगी, नहीं तो उसका मल्टीपल होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बात सबसे बड़ी संख्या ही क्यों होगी? बात समझा पाया क्या मैं आपको? इसलिए समझा पाया बच्चों क्योंकि हमें उस ऐसी संख्या लेनी है जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 18 से भी कटे। अब सबसे बड़ा क्या है? 18। अब 18 से भी कटे तो 18 से छोटी संख्या 18 से तो नहीं कट सकती। 18 से कटने वाली सबसे पहली संख्या 18 होती है या फिर उसके मल्टीपल्स होगी। बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एलसीएम होगा बच्चों वो दी गई संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है वो एलसीएम होगा, अर्थात इसका एलसीएम कितना है? 18। मान लो इसका एलसीएम कितना? 18। अब इसका एलसीएम 18 तब होता जब ये 18 12 से भी कट जाए, ये 18 15 से भी कट जाए और 18 18 से भी कट जाता, तब हम डेफिनेटली बोल देते ये एलसीएम है। लेकिन ये 18 12 से भी नहीं कट रहा, 15 से भी नहीं कट रहा, अर्थात ये एलसीएम नहीं है। तो फिर क्या होगा एलसीएम? उस चीज को मैं समझाने जा रहा हूं। 18 के गुणनखंड करो, 2 तिया 6, 6 ती 18। क्लियर? अब ये 18 अपनों को किससे कटवाना है? 12 से। अब कोई भी संख्या उसको तभी काट पाती है जब वो उसके अंदर मौजूद हो। वो उसके अंदर क्या हो? मौजूद। जैसे कि समझना 6 है, 6 किससे कटता है? 3 से कटता है। 6 3 से इसलिए कट जाता है क्योंकि 6 के अंदर 3 मौजूद है। देखो 2 दिया 6 है ना, 3 इसलिए कट जाता है। 6 किससे कट जाता है? 6 आप बोलोगे 6 2 से कट जाता है। 2 से इसलिए कट जाता है क्योंकि 6 के अंदर 2 मौजूद है। तो किसी संख्या को अगर किसी से कटवाना है तो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। जैसे 6, 6 भैया 5 से नहीं कटता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 मौजूद नहीं है। देखो 6 में 5 मौजूद ही नहीं। 2 इंटू 3 है, यहाँ 5 कहाँ मौजूद है? मेरे को बताओ। 5 मौजूद ही नहीं, तो 5 से नहीं कटता। तो अर्थात ये एलसीएम है, तो 18 अगर एलसीएम है तो ये 12 से कटनी चाहिए, और 12 से कटनी चाहिए तो 12 इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अब 12 इसके अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि 12 का मीनिंग क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 ती 12, अर्थात 12 इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अर्थात इसके अंदर 2 2 और एक 3 होना चाहिए। 2 2 और एक 3 होना चाहिए। अब देखो एक 3 तो मिल गया, एक 2 मिल गया, कमी किसकी पड़ गई? एक 2 की। अब देखो इसके अंदर 12 भी है, 2 दूनी 4, 4 ती 12। समझना। आप बोलोगे सर आप तो ये भी गुणनखंड कर रहे हो। नहीं बच्चों, धीरे धीरे चीज आसान होगी। अभी आप समझ नहीं पाओगे एकदम से, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं। मेरे साथ बने रहना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। 15, 15 का मतलब होता है तीनों पंजे 15। ये एलसीएम है, 18 एलसीएम है, तो ये 15 से कटना चाहिए, और ये 15 से तभी कटेगा जब 15 इसके अंदर मौजूद हो। अब 3 तो मौजूद है, कमी किसकी पड़ गई बच्चों? 5 की। तो अपनी तरफ से 5 और लगा दो। लग गया अपनी तरफ से 5। तो बस यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों? एलसीएम। कर लो। 5 दूनी 10, 10 इंटू 3 30, 30 दूनी 30, 30 तिया 90 और 90 दूना 180। इसका आंसर है। मैं जानता हूं ये बात आपको बहुत कम समझ में ही होगी, लेकिन अभी तो वीडियो बहुत बाकी है। आप देखते रहो, डेफिनेटली आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा और आपको पसंद भी आएगा। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं उसकी भाग विधि, गुणनखंड विधि और ट्रिक, तीनों बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस आपको करवानी पड़ेगी, ये बात मैं जानता हूं। तो देखिए मैं अब नई चीज ले रहा हूं आपके लिए कि 24, 30 और 36 का एलसीएम क्या है। 24, 30, 36 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ये बात आप समझ ले। अब 24, 30, 36 का अगर एलसीएम लेना है तो या तो आप नॉर्मल गुणनखंड विधि कर दो, या फिर आप भाग विधि कर दो, या फिर आप ट्रिक लगा दो। तो या तो आप ट्रिक लगाओ, नहीं तो फिर आप ऐसे करो, जो भाग विधि है उससे आप करो। तो इससे तो आप बचपन से करते आ रहे हो, मैं कुछ नया सिखा रहा हूं, इससे काम और आसान हो जाता है। तो आइए मैं ट्रिक की आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। बाकी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, अब मुझे ट्रिक की प्रैक्टिस करनी, तो आ जाइए हम ट्रिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोलो एलसीएम। एलसीएम वास्तव में क्या होगा? तो आप बोलोगे एलसीएम वास्तव में 36 होगा। एलसीएम क्या होगा? 36। अगर 36 होगा तो ठीक, एलसीएम क्या होगा? 36 होगा। अगर 36 होगा तो ठीक, नहीं तो फिर इसके मल्टीपल होगा। तो जो सबसे बड़ा है वही एलसीएम है मेरी नजर में, तो जो सबसे बड़ा है वही एलसीएम है। तो यहाँ 36 लिख लो, 36 के गुणनखंड करके लिख लो। तो 36 का मतलब क्या होता है समझना, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 तिया 36, ऐसे आप लिख लो। क्लियर? अब बताओ, अगर ये 36 अगर ये एलसीएम है,
अगर ये एलसीएम है तो ये 24 से कटेगा, अगर ये एलसीएम है तो ये 24 से कटेगा, और ये 24 से तभी कटेगा जब 24 इसके अंदर मौजूद हो। क्लियर? तो देखते हैं 24 इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। 24 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अब आप पूरे फैक्टर मत बनाओ, आप बोल रहे थे ना सर इसके भी गुणनखंड कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत करो, आप मत करो, मत बनाओ। 24 को आप क्या लिख सकते हो, आपकी मर्जी पड़े लिख लो। आप बोलो सर 24 का मतलब 6 चौक 24 लिख सकता हूँ, 24 का मतलब मैं 8 तिया 24 लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी पड़े वो लिख लो, अपन नॉर्मल कुछ भी लिख लो। तो मैं बोल रहा हूँ 6 चौक 24, अर्थात 24 इसके अंदर होना चाहिए, तो इसके अंदर 6 भी होना चाहिए और 4 भी होना चाहिए। 24 में क्या 6 4, तो इसके अंदर 6 भी चाहिए 4 भी चाहिए, तो 2 तिया 6, 6 तो मिल गया। अब 4 भी बनाओ तो 2, अब 2 दूनी 4 बनता है, तो 1 2 की कमी पड़ रहा है। आप ये मत बोलना सर 2 दूनी 4 भी बन गया, अरे ये 2 तो इस 6 के साथ चले गया है, ये 2 तो 6 बनाने में चल गया, तो 2 तिया 6 तो बन गया है। अब 4 बनाने के लिए कमी पड़ गई 1 2 की, अब देखो 2 दूनी 4 भी बन गया, तो 24 का काम हो चुका है, 24 इसके अंदर मौजूद है। अब 30 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 30 का मतलब होता है 5 छंग का 30, तो इसके अंदर 6 भी चाहिए 5 भी चाहिए। तो बच्चों देखो 3 दूनी 6, ये 6 है इसे। आप बोलोगे सर ये 6 तो 24 में ले लिया था, नहीं चलेगा, यहाँ पर वापस भी चलेगा, अपनों को इसको बना के भूल जाना, फिर नए सिरे से काम करना है। तो 3 दूनी 6, 6 इसके अंदर मौजूद है, लेकिन क्या इसके अंदर 5 मौजूद है? आप बोलोगे नहीं 5 मौजूद नहीं है, तो फिर 5 अपनी तरफ से लगाओ, 5 अपनी तरफ से लगा दो। बच्चों ये एलसीएम बन चुका है, ये आपका उत्तर आ चुका है, ये आंसर आ चुका। 24 30 36 का एलसीएम ये है। कर लो मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90, 90 दूना 180, और 180 दूना 360, ये इसका उत्तर है ना। इसका एलसीएम कितना है 360, फाइनल उत्तर है। अब 360 24 से भी कट रहा होगा, 30 से भी कट रहा होगा, 36 से भी कट रहा होगा, डेफिनेटली कट रहा होगा। क्या अब थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को? और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं और बैठा हूं और क्वेश्चंस करवाऊंगा। चले बच्चों, एलसीएम और निकालना सिखा देता हूं मैं आपको, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा सा क्लियर हो जाए। क्या है जरा पढ़ें ध्यान से। 15 18 24 27 36 का लघुत्तम समापवर्तम क्या होगा? क्लियर? तो हमें किस किस का एलसीएम निकालना है बच्चों? क्या दे रखा है हमें? 15 18 है ना, और क्या दे रखा है? 24 27 और 36। 15 18 24 27 36 का हमें क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम। तो अब आप चाहो तो भाग विधि लगाओ, इस तरह से गुणनखंड विधि मत लगाना, वो लंबी जाएगी। आप इस तरह से भाग विधि लगाओ जो आप बचपन से करते आ रहे हो, और हर बच्चा इसी से प्रैक्टिस करता है, इसी से करता है। ये नया तरीका सीखने में बहुत सारे बच्चे मना कर देते हैं, लेकिन मेरी बात मानो, आप लोग सीखने की कोशिश करो अगर आपके पास समय हो तो। क्लियर? ट्रिक क्या बोलती है कि भैया इन सब का एलसीएम निकालना तो बहुत आसान है। इन सब का एलसीएम 15 18 24 27 36 का एलसीएम 36, डेफिनेटली क्या है? 36 है, डेफिनेटली 36 है। अब 36 के टुकड़े लिख लो बच्चों। 36 को क्या लिख सकते हो आप? 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर टुकड़े कैसे सोच रहे हो? अरे 36 के टुकड़े ऐसे कर लो ना, 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार, इस तरह से टुकड़े बना सकते हो ना, बन गए टुकड़े। वरना बहुत नॉर्मल है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 36 के टुकड़े सोचने तो 36 को सोचो क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6, छतंग 36, फिर 6 के टुकड़े 2 और 3, फिर 6 के टुकड़े 2 और 3, ये हो गया देखो 2 बार 2, 2 बार 3। ऐसे आपको 36 के टुकड़े सोचने हैं। तो एलसीएम भैया 36 है, एलसीएम क्या है? ये 36, अर्थात यही एलसीएम है, बात खत्म, यही एलसीएम। अब अगर ये एलसीएम है तो ये सारी संख्याएं इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, इसके अंदर क्या होनी चाहिए? मौजूद। अब जरा फास्ट देखो, 15 15 5 3 15 क्या होता है? एक 5 और एक 3, तो 3 तो मौजूद है, कमी किसकी पड़ गई? 5 की। बोलो कितनी आसानी से हुआ। 18 18 का मतलब क्या होता है? 9 दूनी 18, 18 का मतलब क्या होता है? 9 दूनी 18, तो 9 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 9 दूनी 18 मौजूद है, कुछ भी नहीं करना। आगे आओ, 24 24 क्या होता है बच्चों? 8 तिया 24, 24 क्या होता है बच्चों? 8 तिया 24, तो 3 तो मौजूद है, अब 8 को मौजूद करो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कमी कितने की पड़ गई? 2 की पड़ गई। बात समझ में आ गई? और आ जाओ 27 27 का मतलब क्या होता है? 3 तिया 9, 9 30 27, मतलब 3 बार 3, 3 बार 3, 3 बार 3, 2 बार तो है,
कमी कितने की पड़ गई, एक बार की पड़ गई। ये बच्चों एलसीएम निकल कर आ चुका, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एलसीएम निकल कर आ चुका है, आंसर आ चुका है। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 3 180, 180 इंटू 2 180 इंटू 2 360 और 360 इंटू 3 1080। इसका क्या हो चुका बच्चों, एलसीएम। इसका आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत आसान है। मुझे पता है भाई आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर ये करने में हमसे गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी। बच्चों कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं। बड़े आराम से सोचना। 15 को बच्चे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 मौजूद है, 5 मौजूद नहीं था, हमने लगा दिया। 18 को लिख सकते हैं हम 3 तिया 9, 9 दूनी 18, अर्थात 2 बार 3 चाहिए, 1 बार 2 चाहिए। 24 को लिख सकते हैं 8 तिया 24, और 8 का मतलब होता है 3 बार 2, और किसी से नहीं बनेगा। 8 बार 3 बार 2 से ही बनेगा, है ना। अभाज्य लेना है, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 बार 2 से ही बनेगा। इस तरह से नॉर्मल हम सोच के इस काम को कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब आपको एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा। और अगर बच्चों अभी भी नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी बहुत प्रैक्टिस बाकी है। लेकिन इस एलसीएम को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, इसके मतलब को। अब मैं आपको एचसीएफ का मतलब समझाता हूँ, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये एलसीएम की थ्योरी यहाँ खत्म करता हूँ। एलसीएम की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी, एलसीएम होता क्या है समझा दी, एलसीएम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने समझा दी, और एलसीएम निकालने के क्या क्या तरीके मैंने आपको समझा दिया। अब हम सारी जानकारी एचसीएफ की लेंगे, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब एचसीएफ की तरफ। चलिए दोस्तों, एलसीएम क्या होता है ये पूरी बात हम क्लियर कर चुके हैं। एलसीएम की डेफिनेशन और एलसीएम निकालते कैसे, ये पूरा अपना क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको एचसीएफ के बारे में समझाऊंगा कि एचसीएफ होता है क्या और एचसीएफ निकलता क्या है। तो आइए एचसीएफ पढ़ते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का जो मीनिंग होता है बच्चों, है ना, लिखा हुआ एचसीएफ का मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए समझते इस बात को। एच सी एफ, एस सी एफ का मतलब होता है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर का जो हिंदी अर्थ होता है बच्चों वो क्या होता है, गुणनखंड। तो आइए गुणनखंड क्या होते हैं ये समझते हैं, और हमें गुणनखंड लेना है, वो भी कौन सा लेना, हाईएस्ट और कॉमन लेना है। इस बात को मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे 12 और 16 की बात करें, 12 और 16 की, इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें लिखने हैं 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें 12 का गुणनखंड लिखना है। तो 12 का गुणनखंड का क्या मतलब होता है, 12 किस किस से कटता है, वो सब 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। याद करें एलसीएम में मैंने गुणज लिखाया था, मल्टीपल मतलब गुणज। गुणज का मतलब था 12 की टेबल 12 किस किस को काटता है। लेकिन यहाँ किसकी बात चल रही, गुणनखंड, और गुणनखंड का मतलब 12 किस किस से कटता है, अपनों को फैक्टर लिखने। तो बताओ 12 एक से कटता है क्या, हाँ कटता है। एक से तो सारी संख्या कटती है। 12 2 से कटता है, 12 3 से कटता है, 12 4 से कटता है, और 12 खुद 12 से कटता है। उसके बाद 12 और किसी से नहीं कटेगा। कोई भी संख्या मैक्सिमम अपने आप से ही कटती है बस, उसके बाद वो किसी से नहीं कटेगी। अच्छा 16 किस किस से कटता है, आप बोलोगे 1 से कटता है 16, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है, 4 से कटता है, 4 के बाद 8 से कटता है, और 8 के बाद किससे कटता है, 16 से कटता है। तो ये मैंने क्या लिख दिया बच्चों, फैक्टर लिख दिया, फैक्टर। 12 और 16 का मुझे क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं फैक्टर तो लिख चुका हूं, लेकिन कौन से फैक्टर लेने हैं, कॉमन। अब कॉमन क्या क्या है, देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और 4 कॉमन है। तो बताओ कॉमन फैक्टर, फैक्टर बोला फैक्टर लिखे, कॉमन बोला कॉमन निकाल लिए। लेकिन अब भी कौन सा लेना है, हाईएस्ट। अब बताओ इनमें हाईएस्ट कौन सा है, 1 2 और 4, हाईएस्ट कितना है 4। तो बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 4। और यही तो है एस सी एफ, महत्तम समापवर्तम। क्या मेरी बात समझ में आ गई, एचसीएफ क्या होता है। मैं इसी उम्मीद करता हूं कि शायद शायद ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई समझ में तो कोई बात नहीं बच्चों, अभी मैं तैयार बैठा हूं। बात करते हैं 24 और 32 की, मान लो है ना, 24 32 की बात करते हैं। एक और कुछ ले लेते हैं, 16 भी ले लो, चलो 3 चीज ले लो, 16 ले लो, 24 ले लो, और 32 ले लो बच्चों। अब हम इनके फैक्टर लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। तो बोलो 16 1 से कटता है, 2 से कटता है बच्चों, 4 से बच्चों, 8 से बच्चों, 16 से।
क्लियर। 24 के बारे में बोलो, 24 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 चौक 24, 8 तिया 24, और फिर इसके बाद 12 दूना 24 और 24 एकम 24। अच्छा 32 1 से कटता है, 2 से कटता है बच्चों, 4 से कटता है, 4 के बाद ये 8 से कटता है, 8 के बाद ये 16 से कटता है, 16 के बाद 32 से कटता है। अब मुझे इनका क्या निकालना है बच्चों, ACF, यानी फैक्टर लेना है। मैंने फैक्टर ले लिए। कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन कॉमन कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, और बोलो और क्या कॉमन। अच्छा 8 भी कॉमन, और देखो बच्चों और कुछ कॉमन है सब में। 16 इसमें है, इसमें पर इसमें नहीं है, बस नहीं है। तो देखो कॉमन क्या है, 1 2 4 8, ये सब कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, 1 2 4 और 8 ये है। तो ये फैक्टर भी होगा, कॉमन भी होगा, लेकिन हमें कौन सा लेना, हाईएस्ट। तो बताओ इनमें हाईएस्ट क्या है बच्चों, 8। तो बताओ इनका एचसीएफ कितना होगा, 8। ये होता बच्चों एचसीएफ की डेफिनेशन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मैंने समझाया कि आप एक्चुअल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है क्या। अब आप ये मत बोल देना कि सर अगर एचसीएफ आएगा तो क्या एग्जाम में ऐसे एचसीएफ निकालेंगे, नहीं बच्चों, एचसीएफ ऐसे थोड़ी निकालना है। ये तो एचसीएफ का मीनिंग मैंने आपको समझाया है ताकि आपका पूरा आइडिया क्लियर हो, मैथ्स में आपका कॉन्फिडेंस बने। ध्यान रहे, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैथ्स इसलिए नहीं बनती है कि आपने मैथ्स में सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, पूरी बुक सोल्व कर ली, नहीं। मैथ्स एग्जाम में तब बनता है जब आप मैथ्स में कॉन्फिडेंस रहते हैं, आपको ये कॉन्फिडेंट रहता है कि मैंने मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरा कंसेप्ट पढ़ा है, बेसिक भी पढ़ी, ट्रिक भी पढ़ी, मुझे एचसीएफ की डेफिनेशन भी पता है, मैं अच्छे से एचसीएफ के बारे में जानता हूं, तब जाके एचसीएफ का क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्लियर है क्या। तो चलो इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। एचसीएफ के बारे में मैंने आपको समझा दिया। आइए अब एचसीएफ की कुछ डेफिनेशन की बातें कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब एचसीएफ के बारे में कुछ बातें हैं, एचसीएफ की कुछ डेफिनेशन है, एचसीएफ क्या होता है ये आप समझ गए। अब एचसीएफ के बारे में पहली डेफिनेशन देखिए क्या है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एचसीएफ जो होती है एक बड़ी से बड़ी, एक लार्जेस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, अर्थात एचसीएफ विभाजित करने वाला होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 12 है ना, 12 16 और 24 का एचसीएफ क्या है, तो आपको क्या बताना है, एक ऐसी संख्या बतानी है जो 12 को भी विभाजित कर दे, 16 को भी विभाजित कर दे और 24 को भी विभाजित कर दे। आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो 12 को भी विभाजित कर दे, 16 को भी विभाजित कर दे, 24 को भी विभाजित कर दे। तो बताओ ऐसी संख्या क्या हो सकती है। आप सोचोगे तो ऐसा आंसर क्या होगा, 4, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या। देखो 8 नहीं हो सकती, 8 इन दोनों को काटेगी, इसको नहीं काटेगी। तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अच्छा दूसरा पॉइंट पढ़िए, एचसीएफ विभाजित करने वाला होता है। याद रखे, एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम, तीन संख्या एक्स वाई जेड का एलसीएम, तो एलसीएम हमेशा विभाजित होने वाला होता है। और एक्स वाई जेड का एचसीएफ, तो एचसीएफ विभाजित करने वाला होता है ना। एचसीएफ इज ए डिवीजर, ये विभाजित करता है, और एलसीएम इज ए डिविजिबल, ये विभाजित होता है। दूसरा पॉइंट क्लियर है क्या। चले तीसरा पॉइंट जो लिखा उसको भी समझिए। एचसीएफ दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होती है या फिर उससे भी छोटी उसके गुणनखंड होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। एचसीएफ दी गई संख्या में से सबसे छोटी संख्या होती है या उसके भी गुणनखंड होती है। जैसे समझना 8 16 24, अब मैं बोलूं कि इसका एचसीएफ क्या है, तो जो एचसीएफ होगा ना, वो दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही एचसीएफ होगी। दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही एचसीएफ होगी लेकिन कब, जब वो इन तीनों को काट दे। अब 8 है, अब 8 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा, तो दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है वही क्या है, एचसीएफ। अच्छा यही संख्या क्यों होती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर 8 को पूरी तरह विभाजित करना है तो 8 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा नंबर सिर्फ 8 ही हो सकता है। इसलिए दी गई संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या होती है वही एचसीएफ होती है, और अगर वह नहीं होती है तो फिर उसके गुणनखंड होती है। फिर उसके क्या होती है, गुणनखंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए, 8
है ना, 12, 16 और 24। अब बोलो इसका एचसीएफ बताओ, इसका एचसीएफ बताओ। तो आप क्या बोलोगे, इसका एचसीएफ क्या होगा, दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या वो एचसीएफ होगी, अर्थात इसका एचसीएफ कितना होगा, 8। लेकिन 8 तो तब होगा जब 8 इन सबको काट दे। तो 8 इसको तो काट देता है, इसको भी काट देता है, इसको भी काट देता है, पर इसको थोड़ी ना काटता है। बताओ, 8 12 को पूरी तरह से काट देता है क्या, नहीं काट पाता है। तो फिर एचसीएफ दी गई संख्या में से सबसे छोटी संख्या होगी, और अगर वो नहीं होगी और वो नहीं होगी तो फिर क्या होगी, उसके गुणनखंड, उसके गुणनखंड। तो 8 से नीचे संख्या क्या होगी, 4 होगी। 8 से नीचे उसका गुणनखंड क्या होगा, 4, है ना। 8 किस किस से कटता है, 8 के गुणनखंड होगी। तो 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है। तो अपन सबसे पहले किस पर ट्राई मारेंगे, 4 पर। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट भी तो लेना है। तो फिर 8 नहीं होगी तो फिर क्या होगा, 4 होगा। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी डेफिनेशन के हिसाब से इतने ही आप समझे तो तीनों बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या है, मेरी बात सबको क्लियर है। हाँ, चले आगे बढ़ते हैं अपन, अब कुछ नई बात समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, एचसीएफ की कंप्लीट डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ एक डिवीजर होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब एचसीएफ को किस तरह से फाइंड आउट करना है वो बात अपन समझते हैं। तो देख लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने की क्या क्या विधि है। पहली विधि तो आपकी वही गुणनखंड विधि, जो एचसीएफ निकालने की पहली विधि जो गुणनखंड विधि है। दूसरी विधि जो भाग विधि, डिवीजन मेथड है। और तीसरा अपना ट्रिक होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो आइए मैं बताता हूं, एचसीएफ अपन निकालते हैं। 12 16 18 का महत्तम समापवर्तन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आ जाइए, हमसे किसका पूछा गया, 12 16 और 18। 12 16 18 का हमसे महत्तम समापवर्तन पूछा गया है। तो बच्चों हम पहली विधि लगा देते हैं, हमारी गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि क्या बोलती है बच्चों, कि 12 के गुणनखंड करो। तो 12 के गुणनखंड बनेंगे 2 दूनी 4 और 4 ती 12। 16 के गुणनखंड करो बच्चों, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बच्चों 18 के गुणनखंड लिखो, गुणनखंड विधि लगा रहे हो ना, तो गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 18 के गुणनखंड बनेंगे बच्चों 2 तिया 6 और 6 ती 18। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब आप चाहो तो इनको पावर के रूप में लिख लो, आप चाहो तो पावर के रूप में 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, है ना, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ऐसे लिख लो। लिख लोगे क्या। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान रहे, इससे पहले मैं एलसीएम निकला रहा था, तो गुणनखंड विधि में एलसीएम निकालते वक्त में ऐसा बोल रहा था, सारे फैक्टर्स लेना है और मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। याद करो, एलसीएम कैसे निकालने का बोला था मैंने, सारे फैक्टर्स लेना है। सारे मतलब देखो कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं, 2 प्रकार के फैक्टर, एक 2 और एक 3। एक 2 है, एक 3 है, बस सब जगह 2 और 3 ही दिख रहा। सारे फैक्टर्स लेना है और मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। तो देखो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है बच्चों, 4। 3 की बच्चों मैक्सिमम पावर 1, ये मैंने बोला था। इस तरह से हमने एलसीएम निकाला था। हम इस बात का ध्यान ही नहीं दे रहे थे जैसे 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ कॉमन ओमन का कोई रोल नहीं था। लेकिन बच्चों एलसीएम है ना, एलसीएम का नियम सुनो, एलसीएम में सिर्फ कॉमन चीजें लेनी है। एलसीएम में सिर्फ सारे फैक्टर्स नहीं लेने हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर लेने हैं। बात समझ में आ गई। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने हैं जो सब में कॉमन हो। अब देखो इसमें 2 2 बार है, 2 4 बार है, 2 1 बार है, तो सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। और कितनी बार, 1 1 बार 2 सब में है। बस देखो यहाँ पर 2 1 बार है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 1 बार इसमें भी, 1 बार इसमें भी, 1 बार इसमें भी, तो कॉमन एक ही है। यहाँ देखो देखो, यहाँ पर कॉमन क्या, 2 2 2 सब में है, ये कॉमन ले लिया। अब देखो 2 इसमें, इसमें पर इसमें 2 नहीं, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। और हमें क्या लेना है, सिर्फ कॉमन लेना है। तो सब में कॉमन क्या निकला बच्चों, 2, अर्थात इसका एचसीएफ कितना होगा बच्चों, 2। मैं जब बड़ी संख्या लूंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए मैं एक और संख्या लेकर समझाता हूं। कौन सी विधि बच्चों, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से मैं समझा रहा हूं एचसीएफ। तो जरा समझना, जैसे कि मैं ले लेता हूं बच्चों 12 16 18 24 का एचसीएफ निकालो। 12 16 18 24 का एचसीएफ निकालो।
अपन कुछ और भी ले लेते हैं बच्चों, एक काम करते 15 ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। कौन सी विधि लगा रहे बच्चों, गुणनखंड विधि। तो फटाफट 12 का 2 दूनी 4, 4 ती 12, 15 का बच्चों 5 तिया 15, 18 का बच्चों 2 तिया 6, 6 तिया 18, अच्छा 24 का बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। हमें क्या लेना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो। देखो 2 इसमें है, इसमें है क्या, नहीं है। जब इसमें ही नहीं है तो 2 की बात बनेगी नहीं, 2 लेना ही नहीं है। तो देखो 3, देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, 3 सब में, तो 3 लेंगे। लेकिन कितनी बार 3 लेंगे, मिनिमम बार यहाँ कितनी, 1 बार। यहाँ भी 1, यहाँ भी कितना 1, और यहाँ भी कितना 1। तो मिनिमम कॉमन सिर्फ कितनी बार है, 1 ही बार 3 कॉमन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अरे मैं बोल रहा हूं जो कॉमन है, जो सब में है, तो 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 3 ले लिया। अब ये 3 सिर्फ इसमें, अब बाकी इनमें 3 नहीं है, तो 3 एक ही बार आएगा। 5 सिर्फ इसमें है और बाकी किसी में भी नहीं है, तो इसका एचसीएफ बच्चों सिर्फ कितना निकला, 3। तो एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों कॉमन लेना है बस, जो सब में हो। तो 3 सब में है, लेकिन मिनिमम पावर लेना है, और 3 का मिनिमम कितना है, एक ही बार है, 3 आ जाएगा। ये एचसीएफ हो गया। तो बच्चों ये था हमारा गुणनखंड विधि से एचसीएफ। गुणनखंड विधि से हमारा क्या निकल के आया, एचसीएफ। लेकिन अब हमें दूसरी विधि भी बतानी है, भाग विधि, डिवीजन विधि। तो आइए बच्चों वही क्वेश्चन लेते हैं। 12, 15 है ना, 12, 16 और 18 का एचसीएफ ज्ञात करो। 12, 16, 18 का एचसीएफ ज्ञात करो। आ जाइए बच्चों, अब इसको मैं डिवीजन मेथड से करके बताता हूं। डिवीजन मेथड क्या होता है, आपको सीखना जरूरी है बच्चों। आप बोलोगे सर डिवीजन मेथड तो टफ पड़ता है, एचसीएफ में हमने पढ़ रखा है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो टफ पड़ता है, उससे हमें एचसीएफ निकालना ही नहीं। बिल्कुल सत्य बात है बच्चों, उससे आपको कभी भी एचसीएफ नहीं निकालना है। लेकिन आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हो बच्चों, और एसएससी में डिवीजन मेथड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो इसलिए डिवीजन मेथड समझना जरूरी है। डिवीजन मेथड क्या होता है बच्चों, जरा समझने की कोशिश करो। इस तरह से छूला बनाना, इस तरह से छूला बनाना, और 2 नंबर सिलेक्ट कर लेना, दोनों छोटे वाले नंबर सिलेक्ट कर लेना आप पहले, है ना। ले सकते हैं बड़ा भी, लेकिन आप तो 2 छोटे वाले नंबर सिलेक्ट कर लेना। छोटा वाला बाहर निकला, बड़ा वाला आगे लिख देना, शुरू हो जाना। बोलो 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना बच्चा 4, कितना बच्चा 4, और जो बचे उसके बाहर वापस चूल्हा, है ना, रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर के बाहर वापस चूल्हा बना देना। अब ये चूल्हे के अंदर की वैल्यू क्या जाएगी, तो जो ऊपर बाहर पड़ी थी, अब उसके अंदर जाने की बारी, बाहर अंदर चल जाएगा। यहाँ ये बाहर पड़ा हुआ था, इसके अंदर जाने की बारी। अब 4 ती 12, 4 ती 12, कितना बचा, 0। ये चूल्हे तब तक बनाते चलने हैं बच्चों जब तक 0 नहीं आ जाए। तो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो बताओ कितने प्रकार के डिवीजर मिले, एक तो 12 मिला और एक क्या मिला, 4। जो ये लास्ट डिवीजर है, यही अपना क्या होगा, एचसीएफ। जो लास्ट डिवीजर है, लास्ट जो भाजक है, ये अपना क्या होगा, एचसीएफ। तो 12 और 16 का एचसीएफ कितना है बच्चों, 4। लेकिन अभी 18 भी है ना, खाली 12 और 16 का पूछता तो ये डिवीजन मेथड खत्म हो गया था। इस डिवीजन 12 और 16 का पूछता तो डिवीजन मेथड के हिसाब से एचसीएफ कितना गया, 4। लेकिन 18 भी है। अब 18 के करने के लिए क्या करेंगे, वापिस चूल्हा बनाएंगे, 18 को अंदर रख देंगे, और 18 को अंदर रखेंगे, और जो इसका फाइनल एचसीएफ आया था, अब उससे काम स्टार्ट होगा। तो बोलो 4 चौक 16, कितना बच्चा 2, जो बच्चे उसके बाहर चूल्हा, और जो पहले बाहर था वो अंदर आ जाएगा। क्लियर। अब 2 दूनी 4, बच गया 0, खत्म। अब लास्ट डिवीजर क्या है, 2, अर्थात इसका एचसीएफ कितना बनेगा, 2। इसका एचसीएफ कितना बनेगा, 2। इसका आंसर हो गया। इसे बोलते हैं बच्चों डिवीजन मेथड, भाग विधि इसे ही बोलते हैं बच्चों। जो आप स्कूल टाइम में करते थे, एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकालो, इसी को बोलते हैं भाग विधि। लेकिन आपको इससे एचसीएफ नहीं निकालना है, क्योंकि 4 नंबर 5 नंबर हो जाएंगे तब बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो ध्यान रहे, इससे एचसीएफ नहीं निकालना है। परंतु परंतु किंतु और परंतु ये मेथड आपको याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एसएससी एग्जाम में इस मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते।
कैसे क्वेश्चन है वो तो आप वीडियो देखेंगे सारे, आपको अपने आप समझ में आएगा। सब कुछ मिलेगा आगे इस वीडियो में, सब कुछ मिलेगा आपको। क्लियर है मेरी बात? तो चले आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ निकालने के दो तरीके हमने पढ़ चुके हैं। पहला गुणनखंड विधि पढ़ लिया अपनों ने, दूसरा डिवीजन मेथड पढ़ लिया। अब बच्चों में पढ़ाने जा रहा हूं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं और उसको सीखने भी जा रहे हैं। तो आ जाइए बच्चों, तीसरा मेथड क्या है देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं जो आपको तीसरा तरीका समझाने जा रहा हूं, इसका नाम है अपना तरीका अपनी ट्रिक। पहला तरीका मैंने आपको गुणनखंड विधि समझा दी, दूसरा मैंने आपको डिवीजन मेथड समझा दिया। दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अब तीसरा मेथड में बताने जाना हूं अपनी ट्रिक, लेकिन उस ट्रिक को समझने से पहले उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है बच्चों। जैसे मैंने एलसीएम की ट्रिक बनाई थी, आप उस पर भी ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे होंगे। आपने जो बचपन से किया है वही काम आप कर रहे होंगे, लेकिन रुको बच्चों, चैप्टर भी बाकी है, बहुत कुछ समझ में आना बाकी है। तो ये जो तीसरा तरीका है, इसको समझाने के लिए मुझे लगेगी बच्चों थोड़ी सी मेहनत। पहले मुझे क्या लगेगी? थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि मुझे कुछ नॉर्मल बातें आपको समझानी है। तो आइए तीसरे तरीके को समझते हैं, अपनी ट्रिक को समझते हैं। और अपनी ट्रिक कैसे समझेंगे उसके लिए पहले कुछ नॉर्मल बातें समझो। क्या नॉर्मल बातें समझोगे? दो संख्या है ए और बी, दो संख्या है ए और बी, और मैं कह रहा हूं इन दोनों का एचसीएफ कितना है। मैं कह रहा हूं इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 9। एचसीएफ का मतलब समझते हो ना? 9 मतलब ये वाली संख्या 9 से भी पूरी तरह कट जाएगी, और बी वाली संख्या भी 9 से पूरी तरह कट जाएगी। ए भी 9 से पूरी तरह कटेगी और बी भी 9 से पूरी तरह कटेगी, इसलिए तो एचसीएफ 9 बोला गया है। तो ए और बी दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर 6। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 6। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों? 6। तो मुझे बताओ, क्या ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये बोलोगे कि ये जो आप बात बोल रहे हो बात पूरी तरह से गलत है? ये बात पूरी तरह से क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि अगर दो संख्या 9 से कटती है ना, दो संख्या अगर 9 से कटती है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उन दोनों संख्याओं के बीच में कम से कम गैप 9 का रखना ही पड़ेगा, तभी जाके वो संख्या कटेगी। जैसे कि 9 से कटने वाली संख्या 18 और 27 देख लो। 9 से कटने वाली संख्या क्या? 18 और 27। तो इन दोनों के बीच में कम से कम गैप कितना है? 9 का। इन दोनों के बीच में कम से कम गैप कितने का है? 9 का। अगर कोई दो संख्या अगर 9 से कट रही है तो उनके बीच में कम से कम गैप 9 का ही होगा, 6 का गैप तो हो ही नहीं सकता। समझो ना यार बच्चों। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54। बताओ सब जगह कम से कम 9 का गैप बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? हर नंबर में कम से कम 9 का गैप है, और ज्यादा नंबर लोगे तो 9 का गैप बैठेगा या उससे बड़ा ही बैठेगा, पर 9 से छोटा गैप तो बैठ ही नहीं सकता। तो फिर बताओ, अगर एचसीएफ 9 है बच्चों, अगर एचसीएफ कितना है बच्चों? 9, तो बताओ गैप 6 हो सकता है क्या? गैप 6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये बात मेरी गलत है। तो फिर मैं यहाँ आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर किसी संख्या का एचसीएफ 9 है, अगर किसी संख्या का एचसीएफ 9 है तो उनके बीच में 6 का गैप नहीं हो सकता, कम से कम 9 का ही गैप होगा। और अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच का गैप 6 है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का गैप 6 है, तो उनका एचसीएफ 6 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर दो संख्याओं के बीच का गैप 6, जरा समझना, 18 और 24, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 6। अगर इन दोनों के बीच का गैप 6 है तो इनका एचसीएफ 6 से बड़ा नहीं हो सकता। इनका एचसीएफ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 6, और वाकई में इनका एचसीएफ 6 ही है। 18 6 से कट रहा है, 24 6 से कट रहा है। अगर दो संख्याओं के बीच में गैप 6 है तो उनका एचसीएफ 6 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो 34 और 40, बोलो दोनों के बीच में गैप कितना है? 6। अगर दोनों के बीच में गैप 6 है तो इनका एचसीएफ भी या तो 6 होगा या 6 से छोटा ही होगा, 6 से बड़ा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो देखो इनका एचसीएफ 6 बनेगा क्या? ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, नहीं बनेगा। तो 6 नहीं बनेगा तो 6 से छोटे बनेंगे। तो 6 के छोटे छोटे गुणनखंड क्या है वो देखो, ये सब 6 के गुणनखंड है। 6 नहीं बनेगा तो 3 बनेगा, लेकिन 3 भी इन दोनों को नहीं काट रहा, तो 3 नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा? 2 बनेगा। हाँ, 2 इन दोनों को काट रहा है, अर्थात इनका एचसीएफ कितना आया बच्चों? 2। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये बात अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे ना,
तो ये बात केवल 10 बच्चों को ही समझ में आई होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि इतनी आसान नहीं होती है एकदम से कैच करना। लेकिन आप वीडियो को बार बार रिपीट करोगे, पहली बात देखोगे, बहुत सारे अभी आगे क्वेश्चंस करोगे, तब कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में बैठ जाएगी। तो मैं ऐसी उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। मुझे पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया। जिस बच्चे को समझ में आता है वो समझ ले, और जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं सिंपल शब्दों में बोलूंगा। उसके लिए मेरे पास सिंपल शब्द में बोलने का है। सिंपल शब्द में कैसे बोलूंगा, आ जाओ। 12, 16, 18 का एचसीएफ निकालना, 12, 16, 18 का एचसीएफ निकालना है। तो इन तीन ही संख्याओं का अंतर निकालो, मतलब दो दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालो। इन दोनों का अंतर बच्चों कितना है, 4। इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों, 2। और इन दोनों का अंतर बच्चों कितना है, 6। तो एचसीएफ क्या होगा, मिनिमम डिफरेंस। जो मिनिमम डिफरेंस होगा वही एचसीएफ होगा, और वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा बच्चों, उसका फैक्टर। तो कभी भी किसी का भी एचसीएफ निकालने का बोले तो कोई सी भी दो संख्या ले लो और उनके बीच का मिनिमम गैप निकालो। ऐसी दो संख्या ले लो जो मिनिमम गैप पर हो। तो बताओ इनमें ऐसी कौन सी दो संख्या आप लोगे जो मिनिमम गैप पर हो। तो बताओ 16 और 18 दोनों के बीच का मिनिमम गैप कितना है, 2। बस इससे ज्यादा मिनिमम गैप और किसी का नहीं बैठेगा। इन दोनों का 4, 2 और इनका कितना रहा, 6। तो मिनिमम गैप कितना है, 2। तो अर्थात इसका एचसीएफ या तो 2 ही होगा, या तो 2 होगा। और अगर 2 नहीं होगा तो फिर 2 के गुणनखंड, तो 2 का गुणनखंड तो 1 ही बनता है। तो 2 नहीं होगा तो 1 बनेगा। तो एचसीएफ मिनिमम गैप होगा, अर्थात क्या होगा, 2 होगा। और चेक कर लो है कि नहीं। तो देखो 2 12 को काट रहा है, 16 को काट रहा है, 18 को काट रहा है, अर्थात इसका एचसीएफ कितना है, 2। कंफर्म हो गया। चलो नहीं यही बात समझ और समझो। 28, 35 और 63। 28, 35 और 63 एचसीएफ निकालो। एचसीएफ गुणनखंड विधि लगाओ, नहीं जम रही, डिवीजन भाग विधि लगाओ, नहीं जम रही, मेरी ट्रिक लगाओ। मिनिमम गैप देख लो बच्चों, मिनिमम है ना, देखो देखो बच्चों मिनिमम गैप निकाल लो। तो 28 और 35, 20 की लाइन, 30 की लाइन, 30 की लाइन, 60 की लाइन, 20 की लाइन, 60 की लाइन। तो बताओ मिनिमम गैप 20 और 30 की लाइन में बैठेगा। तो 28 और 35 का मिनिमम गैप कितना है बच्चों, 7। अर्थात इसका एचसीएफ 7 ही होगा, 7 ही होगा। अगर 7 इनको काट दे तो 7 ही होगा। अब देखो 7 28 को काटता है, 7 35 को काटता है, 7 63 को काटता है। अर्थात इसका एचसीएफ डेफिनेटली कितना है, 7। अगर 7 नहीं होता तो 7 के गुणनखंड होते, गुणनखंड तो 7 का गुणनखंड क्या होता बच्चों, 1 होता। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया। अगर नहीं समझा पाया ना बच्चों तो अभी और रुको, देखो एक और चीज समझ के जाओ। 21, 35, 63, 91 लगा दो। एचसीएफ निकालना है बच्चों, लगा दो, गुणनखंड विधि लगा दो। आप बोलोगे गुणनखंड तो लग जाएगा सर, लेकिन डिवीजन हमसे नहीं लगेगा इसमें। गुणनखंड लगा दो, नहीं लगे तो डिवीजन, डिवीजन आपसे लगेगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो गुणनखंड नहीं लगा सकते, डिवीजन नहीं लगा सकते, तो बच्चों अपनी ट्रिक लगा दो। मिनिमम गैप देखो वही एचसीएफ है, मिनिमम गैप देखो वही एचसीएफ है। और मिनिमम गैप यहां पड़ेगा बच्चों कितना, 14। अर्थात इसका एचसीएफ 14 है। या तो इसका एचसीएफ 14 होगा, और अगर 14 नहीं हुआ तो 14 के गुणनखंड होगा। अरे या तो एचसीएफ 14 होगा और 14 नहीं होगा तो 14 के गुणनखंड होगा। अगर 14 इन सबको काट दे तो फिर इसका एचसीएफ 14 ही होगा। अब देखो 14 क्या 21 को काट पा रहा है क्या, नहीं। अर्थात 14 इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो फिर क्या होंगे इसके एचसीएफ, 14 से छोटे, 14 के गुणनखंड। तो 14 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है। गुणनखंड का मतलब समझते हो ना, जो 14 को काट दे। ये बात पहले समझा चुका हूं मैं। 14 का गुणनखंड, ये भी गुणनखंड होते, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये भी गुणनखंड होते। लेकिन अपनों को गुणनखंड जो 14 को काट दे उनकी बात चल रही है यहाँ पे। प्राइम गुणनखंड नहीं बनाने अपनों को, गुणनखंड बनाने। तो 1 होगा, 2 होगा, और क्या होगा, 7 होगा, और खुद 14 होगा। 14 तो है ही नहीं, तो अब किसकी बारी बच्चों, 7 की। अरे बड़े से बड़ा भी लेना है तो अब 7 की बारी। अब 7 21 को भी काट रहा है, 35 को भी काट रहा है, 63 को भी काट रहा है, 91 को भी काट रहा है। अर्थात इसका एचसीएफ डेफिनेटली क्या है, 7। तो तीसरा तरीका, तीसरी ट्रिक अपनी बहुत आसान ट्रिक है। मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं एक छोटी सी बात बोलकर। कभी भी एचसीएफ निकालना है तो दो संख्याओं का मिनिमम गैप निकालो, वही मिनिमम गैप एचसीएफ कहलाता है। यदि
वह वह दी गई संख्याओं को काट दे तो, और अगर वह नहीं काट पाए तो फिर उसके गुणनखंड एचसीएफ होते, फिर उसके गुणनखंड में से कोई संख्या एचसीएफ होगी तो इसके गुणनखंड 1 2 7 14, 14 नहीं तो 7 से चेक करो, 7 से सब कट रही तो 7 ही इसका गुणनखंड है। क्या मेरी बात ये समझ में आ गई बच्चों? अरे बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यही मेन और असली तरीका है। क्या आप कर पाओगे इस बात को? बिल्कुल, एचसीएफ करने का ये तरीका था। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया है एलसीएम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ये था मेरा एलसीएम एचसीएफ का पार्ट फर्स्ट, पूरा बेसिक क्लियर। अब मैं एचसीएफ का पार्ट सेकेंड बनाऊंगा और उसमें कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन कराऊंगा, अर्थात ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालने का काम हो और इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन, भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना, दशमलव का एलसीएम एचसीएफ निकालना, पावर वाले का एलसीएम एचसीएफ निकालना, छोटे छोटे क्वेश्चन में कराऊंगा पार्ट सेकेंड में। फिर पार्ट थर्ड में मैं एलसीएम पर आधारित प्रश्न लेके आऊंगा, पार्ट फोर्थ में मैं एचसीएफ से आधारित प्रश्न लेके आऊंगा, और पार्ट फिफ्थ में मैं एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन लेकर आऊंगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ पार्ट लेकर आऊंगा, अर्थात 6 7 8 पार्ट में मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप बने रहे मेरे साथ, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, एक ही बार में पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों अगले पार्ट के लिए। चले बच्चों, जय हिंद मेरे दोस्तों।